हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं यूथ पाठशाला में। अपने आज की जो क्लास है वो बेसिक से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट क्या कर रहे हैं बेटा? रीड के पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? हमने बताया ही था कि रीड के पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लैंग्वेज 1 को भी लेके चल रहे हैं और लैंग्वेज 2 को भी लेके चल रहे हैं कि क्या काम ने दोनों ही पोर्शन में लेके हुए चल रहा हूँ। फर्स्ट आपके लैंग्वेज फर्स्ट का पार्ट भी लेके चल रहे हैं और लैंग्वेज 2 का पार्ट भी लेके चल रहे हैं। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी हमने जो ऑलमोस्ट कॉमन सी थी। आज का जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे हम कॉमन बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे जो लेवल 1 के लिए भी है, लैंग्वेज फर्स्ट के लिए भी है और लैंग्वेज 2 के लिए भी। दोनों के लिए उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके रीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके सीटेट का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। हम बात करने जा रहे हैं बेटा एक लैंग्वेज की। किस चीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं हम? लैंग्वेज की। इंग्लिश का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो हम एक लैंग्वेज का डिस्कशन करने जा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट का डिस्कशन नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है? हमें ये ध्यान में रखनी है कि हम एक लैंग्वेज का डिस्कशन करने जा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट का डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर बात आती है कि सर ये लाइन बोलने का मतलब क्या था कि यानी एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कि भाई आप कह रहे हो कि हम एक जो है सब्जेक्ट का डिस्कशन ना करके एक लैंग्वेज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या फर्क होता है एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज के अंदर? तो समझिएगा, सब्जेक्ट जो है बेटा वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, सिद्धांतिक होता है, उसके कुछ एक सिद्धांत होंगे। और लैंग्वेज जो है बेटा सिचुएशनल बेस्ड होती है, जैसी स्थिति हो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। सब्जेक्ट फिक्स्ड होता है, दो हमेशा 4 ही होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होना है। जबकि लैंग्वेज फ्लेक्सिबल होती है, जैसी परिस्थिति हो, जैसी सिचुएशन हो, जैसी कंडीशन आपको एग्जामिनर दे आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो हम यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं एक लैंग्वेज का। लैंग्वेज के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज कैसी होती है? सिचुएशनल बेस्ड होती है। लैंग्वेज कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया कि हम क्या कर रहे हैं? सिचुएशनल बेस्ड या फ्लेक्सिबल चीजों की यानी एक लैंग्वेज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छा, अब समझते जाइएगा, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन ये बनता है, लैंग्वेज का यूज क्यों किया जाता है? लैंग्वेज किस काम आती है? क्या ध्यान रखना है? लैंग्वेज का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन करना। लैंग्वेज क्या होती है बेटा? एक कम्युनिकेशन टूल होता है। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज होता है एक कम्युनिकेशन टूल होता है। क्या ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज जो है एक कम्युनिकेशन टूल होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है कम्युनिकेशन क्या होता है? सीटेट के अंदर सीधा सा क्वेश्चन आया था कि विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था बेटा स्पीकर या सेंडर। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था एक मैसेज। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था एक लिसनर और रिसीवर। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था बेटा फीडबैक, कि इन चारों में से कौन सा पार्ट जो है कम्युनिकेशन का नहीं है? स्पीकर, लिसनर, मैसेज और फीडबैक, ये 4 ऑप्शंस अपने पास थे। देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है समझिएगा। कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है वैसे तो, ऑरल और रिटन। तो स्पीकर और सेंडर कह सकते हैं। एक आदमी, जैसे मैं मानता हूं, मैं बोल रहा हूं कुछ भी और आप कुछ सुन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन नहीं है। यानी बोलना और सुनना कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ बोलना या सिर्फ सुनना कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन क्या होगा? मैं क्या कहना चाहता हूं वो मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। यानी जो चीज मैं आपको कहना चाहता हूं वो अगर आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं, आप उसे वही समझ रहे हैं जो मैं कह पा रहा हूं, दैट इज कम्युनिकेशन। यानी एक मैसेज जो है वो कन्वे करना, वो समझना समझाना, दैट इज कम्युनिकेशन। क्या होता है कम्युनिकेशन? मैसेज को कन्वे करना, समझना और समझाना, बोलना या सुनना
वो सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग होती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक मैसेज को कन्वे कर पाना, मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो, वो कम्युनिकेशन है। मैं अपनी बात को आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं, वो कम्युनिकेशन है। मैं कहना चाहता हूं कि रीड के अंदर यही आ रहा है, आप वही पकड़ पा रहे हो, तो अपना कम्युनिकेशन सही है। और अगर आप उन चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हो तो अपना कम्युनिकेशन जो है फ्लॉप हो चुका है। यानी कम्युनिकेशन में एक स्पीकर क्या करता है बेटा? स्पीकर या एक सेंडर क्या करता है? अपना कोई एक मैसेज जो है वो किसको कन्वे करता है? वो कन्वे करता है लिसनर को। यानी कम्युनिकेशन में तीन चीजें जरूरी है। एक स्पीकर होगा, एक बोलने वाला होगा, एक मैसेज कन्वे करने वाला होगा, और दूसरा कौन सा होगा? उस मैसेज को रिसीव करने वाला, उस मैसेज को सुनने वाला, उस मैसेज को समझने वाला। यानी ये तीन चीजें तो क्या है? कम्युनिकेशन के बेसिक पार्ट है कि भाई स्पीकर तो होगा ही होगा। स्पीकर कोई मैसेज कन्वे करेगा और कोई सुनने वाला और रिसीवर तो होगा ही होगा। यानी कम्युनिकेशन में स्पीकर जरूरी है, लिसनर जरूरी है, मैसेज जरूरी है। फीडबैक इतना जरूरी नहीं है जितने वो तीन है। मेरी मर्जी है तो फीडबैक दूंगा, मेरी मर्जी है तो फीडबैक नहीं दूंगा। लेकिन बिना स्पीकर, बिना लिसनर और बिना मैसेज के कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। यानी कम्युनिकेशन क्या हो गया? अपना मैसेज जो है, एक स्पीकर जो है अपना मैसेज कन्वे करता है। किसको कन्वे करता है? लिसनर को। एक स्पीकर क्या करता है? अपना मैसेज समझाता है। किसको समझाता है? लिसनर को। एक सेंडर क्या करता है? अपना मैसेज भेजता है। किसको? रिसीवर को। एक सेंडर क्या करता है? अपना मैसेज रिटर्न के थ्रू समझाता है रिसीवर को। वो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो लैंग्वेज किसका टूल है बेटा? कम्युनिकेशन का। हमेशा ध्यान में रखना कि लैंग्वेज क्या काम आती है? लैंग्वेज काम आती है कम्युनिकेशन करने के लिए। और कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक स्पीकर होगा, एक रिसीवर या लिसनर होगा, एक सेंडर होगा, या एक क्या होगा? रिसीवर होगा। और काम क्या करेंगे? मैसेज को कन्वे करेंगे। ये ध्यान में रखना। क्लियर हुआ? तो सीधा क्वेश्चन आया था सीटेट अभी लास्ट एग्जाम में नवंबर 2019 के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है कम्युनिकेशन का नहीं है। फर्स्ट वन वाज स्पीकर, सेकंड वन वाज लिसनर, थर्ड वन वाज मैसेज एंड द लास्ट वन वाज फीडबैक। तो ध्यान रखें, स्पीकर, लिसनर, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मैसेज इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीडबैक इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन का उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कंपैरेटिवली स्पीकर, लिसनर और मैसेज। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगली चीज समझिएगा। अब देखिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि लैंग्वेज जो है किस तरीके से डेवलप हुई है। पहली चीज क्लियर कर दी कि लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का टूल है। कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है एक आपस में चीजों को आदान प्रदान करना। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लैंग्वेज या भाषा कहते हैं। तो भाषा का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन करना होता है। ये क्लियर रखें। अब समझिएगा आगे मैं क्या कह रहा हूं। लैंग्वेज का डेवलपमेंट समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इसका विकास हुआ है। समझिएगा पहले क्या हुआ? पहले कम्युनिकेशन किया जाता था बेटा जेस्चर्स की हेल्प से। किससे किया जाता था? जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? इशारों में बात करना। क्या कहा मैंने? कि पहले इशारों के थ्रू बात करते थे, इशारों के थ्रू समझाते थे कि मैं ये कहना चाहता हूं या वो कहना। उस समय भाषा का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उस समय कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज किए जाते थे? जेस्चर्स यूज किए जाते थे। इशारों में बातें की जाती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि देखो ये जेस्चर्स फ्लॉप क्यों हुए? देखिए ये मान लीजिए कि ये ए कम्युनिटी है, ये बी कम्युनिटी है, कि दो समुदाय हैं, एक तो ए है और एक बी समुदाय है। इस समुदाय के अंदर 50 लोग हैं, इस समुदाय के अंदर भी 50 लोग हैं। इन 50 ने आपस में कहा कि भाई मैं इस तरीके का इशारा करूंगा तो मुझे खाना होगा, इस तरीके का इशारा करूंगा तो मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए होगा। और इन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा करूं तो ऐसा होगा। यानी ये 50 लोग एक दूसरे के इशारे को समझते थे। इन 50 के जेस्चर्स अलग अलग थे। तो जब तक ये 50 इस कम्युनिटी में थे काम चल रहा था, ये इधर थे काम चल रहा था। लेकिन कोइंसिडेंटली कभी क्या हुआ कि भाई जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई ये दोनों कम्युनिटी अब आपस में संपर्क में आना स्टार्ट हुई। अब ये इशारों से इससे बात कर रहे थे,
ये इसके इशारों को गलत समझ रहा था, यानी कम्युनिकेशन क्या है, फ्लॉप हो रहा था। क्लियर हो गया। तो जेस्चर्स क्या था, एक कम्युनिटी तक चल रहे थे, काम चल रहा था पर लिमिटेड था। तब उन्होंने सोचा कि जेस्चर्स, अच्छा दूसरा जेस्चर के फ्लॉप होने का रीजन कि जेस्चर्स आमने सामने हो तो ही बात कर सकते थे, कि भाई मेरी गर्दन उधर है, वो पीछे से कुछ भी इशारा करे मुझे नहीं समझ में आएगा। तो उन्होंने एक और तरीका निकाला कि क्यों ना इन जेस्चर्स को हम क्या करें, साउंड में कन्वर्ट कर दें। क्या कहा कि हम आवाज में कन्वर्ट कर दें। जैसे आप सब पढ़ते हो, जितने भी स्क्रिप्ट है, लिपि है, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ते हो तो उसमें देखते हो पशु पक्षी बने होते हैं, तो उस टाइम वही थे बेटा कि पशु की आवाज निकालूंगा तो मुझे खाने को चाहिए होगा, पक्षी की आवाज निकालूंगा तो मुझे कुछ पीने को चाहिए होता था। तो उनको उन्होंने क्या किया, वैसे के वैसे लिख दिया। तो जब वो बोलते थे तो साउंड का यूज करते कि भाई पशु की आवाज करूं, शेर की आवाज करूं तो समझ लेना खतरा है, और अगर किसी हिरण की आवाज करूं तो समझ लेना यहां हमें खाने को कुछ मिलने वाला है। तो वो क्या कर रहे थे, उन साउंड का यूज कर रहे थे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन ये भी क्या हुआ, फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होते ही उन्होंने क्या किया, उन साउंड को लिखना स्टार्ट कर दिया, रिटन फॉर्म में डालना स्टार्ट कर दिया। जब इन साउंड को बेटा रिटन फॉर्म में डाला गया, जब लिखने में आया, तब ये साउंड किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो इस तरीके से एक भाषा का डेवलपमेंट हुआ कि पहले कम्युनिकेशन, भाषा का काम कम्युनिकेशन करना, पहले कम्युनिकेशन इशारों में होता था, फिर साउंड में आया, फिर रिटन फॉर्म में आ गया। तो ये क्या था, एक कम्युनिकेशन का तरीका था कि इस तरीके से चीजें जो है कम्युनिकेट हुई। पहले जेस्चर्स आए, फिर साउंड आई, फिर रिटन फॉर्म आई, फिर स्क्रिप्ट लिपि तैयार हुई, और उस लिपि से भाषा तैयार हुई। समझ में आया भाषा। अच्छा, अब मान लीजिए कि इसी तरीके से हमारी इंग्लिश डेवलप हो गया। अच्छा, क्वेश्चन बनता है, हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, हिंदी की भाषा कौन सी, सॉरी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, ये सबको पता है। इंग्लिश की कौन सी लिपि है, इंग्लिश की कौन सी स्क्रिप्ट है, ध्यान रखें। इंग्लिश की पहले बेटा लैटिन स्क्रिप्ट हुआ करती थी। इंग्लिश का डेवलपमेंट कहां से हुआ है, लैटिन से हुआ है। आजकल इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश स्क्रिप्ट ही कहते हैं, इंग्लिश लिपि ही कहते हैं। ध्यान रखें कि भाई इंग्लिश का ओरिजिन माने कि मैं बहुत पुराने टाइम में जाऊं तो इंग्लिश के 90% वर्ड जो है वो लैटिन से डेवलप्ड है, और 10% वर्ड जो है वो ग्रीक से डेवलप्ड है, कि ज्यादातर लैटिन भाषा या यूनान की भाषा इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है। तो इंग्लिश का स्क्रिप्ट में लैटिन स्क्रिप्ट या इंग्लिश स्क्रिप्ट बोल सकता हूं। हिंदी की स्क्रिप्ट, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से लैंग्वेज डेवलप हो गई, लैटिन या इंग्लिश स्क्रिप्ट डेवलप हो गई। अब समझिएगा, इस इंग्लिश स्क्रिप्ट के अंदर एक तो क्या है बेटा, साउंड भी है, और दूसरा क्या है, रिटन फॉर्म भी है। दोनों ही चीजें है ना भाई, साउंड भी है और रिटन फॉर्म भी है। टोटल साउंड कितनी है, टोटल साउंड होती है बेटा 44। कितने साउंड है टोटल, 44 साउंड होती है, जिसमें से 20 साउंड तो क्या है बेटा, 20 साउंड तो क्या है, वोवल साउंड है। 20 तो क्या है, वोवल स्वर है, और रिमेनिंग 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। कि भाई 20 तो क्या हो गई, स्वर हो गए, 24 क्या हो गई, वोवल, सॉरी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो गए। बात क्या कर रहे हैं, ध्वनि। साउंड मतलब ध्वनि, कि बोलने में तो 44 ध्वनि आ रही है, 20 वोवल स्वर की, 24 कॉन्सोनेंट की। इसमें भी क्या ध्यान में रखना बेटा, दो तरह के, 12 तो क्या है, मोनोथोंग्स है, प्योर वोवल है, और 8 क्या है, डिप्थोंग्स है, मिक्स्ड वोवल है। ध्यान रखें, ये आगे और पढ़ाऊंगा। अभी क्या ध्यान में रखना है, 44 साउंड को दो पार्ट में मैंने बांटा, 20 वोवल, 24 कॉन्सोनेंट। 20 वोवल को भी मैंने दो पार्ट में बांट दिया, मोनोथोंग्स और डिप्थोंग्स। 12 प्योर वोवल, 8 मिक्स्ड वोवल। अच्छा, रिटन फॉर्म में क्या है, 26 लेटर्स हैं। भाई ध्यान क्या रखना है, वहां 44 साउंड थी, यहां 26 अक्षर है। ध्यान रखें, 44 साउंड थी, 20 वोवल की, 21 कॉन्सोनेंट की, वोवल में भी मोनोथोंग्स और डिप्थोंग्स, और यहां पर बेटा क्या है, 26
लेटर्स है। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट बेटा क्या होती है, लेटर होती है। ये भाई साउंड की बाद में बात करेंगे जब हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैं रिटन फॉर्म में आया, मैंने कहा कि इंग्लिश के अंदर बेटा एक अल्फाबेट है। ध्यान रखें क्या कहा है, कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के अंदर, एक ही अल्फाबेट है। कितने अल्फाबेट हैं, एक ही अल्फाबेट है। 26 क्या होते हैं, 26 बेटा लेटर्स होते हैं। कि भाई एक अल्फाबेट, उसके अंदर 26 क्या है, लेटर्स। यानी सबसे छोटी रिटन यूनिट क्या हुई, लेटर। सबसे छोटी साउंड यूनिट क्या हुई, वोवल या कॉन्सोनेंट, जिन्हें हम सिलेबल्स कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगा। 26 क्या हो गए, लेटर्स। अच्छा, अब लेटर जो है बेटा वो आना स्टार्ट हुए ग्रुप में। तो किस में कन्वर्ट हुए, वर्ड्स के अंदर। क्या कहा, ग्रुप ऑफ लेटर्स। समझिएगा बात को, ग्रुप ऑफ लेटर्स के लेटर्स का जो ग्रुप है दैट इज वर्ड विथ अ मीनिंगफुल सेंस। लेकिन इनका कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूरी है, इस चीज का भी ध्यान में रखें। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल सेंस, कि ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिनका कोई सेंस निकलता हो, जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे इन केस में कह दूं XYZ, इट्स नॉट अ वर्ड, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वर्ड क्या होता है, अक्षरों का, वर्णों का वह समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल सेंस, कि ऐसा लेटर्स का ग्रुप जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, दैट विल बी अ वर्ड। वो क्या होगा, एक वर्ड होगा। ठीक है, चलिए वर्ड के बाद बात करें। वर्ड के बाद आता है दो वर्ड बेटा, दो चीजें आती है, एक आता है फ्रेज और दूसरा आता है क्लोज। कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो है बेटा, समझिएगा बात को, सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, लेटर। लेटर के बाद क्या है, वर्ड। वर्ड के बाद कहता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों का जो समूह है वो या तो हो सकता है क्लोज या हो सकता है फ्रेज। क्लोज को हिंदी में कहते हैं बेटा उपवाक्य। क्या कहते हैं क्लोज को हिंदी में, क्लोज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, और फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। यानी सबसे छोटी यूनिट तो क्या हो गई, लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल सेंस, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, दैट विल बी अ वर्ड। वो क्या होगा, वर्ड होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह है वो या तो होता है फ्रेज वाक्यांश, या क्या होता है क्लोज उपवाक्य। तो समझिएगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो है फ्रेज भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड जो है क्लोज भी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आ जाइए नेक्स्ट में कि डिफरेंस समझिएगा। एक तरफ तो बेटा है फ्रेज, ये भी क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड। दूसरी तरफ मैंने लिखा है क्लोज, ये भी क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी फ्रेज भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और क्लोज भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। यहां मैंने लिख दिया बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि ये भी क्या है, शब्दों का समूह है, और ये भी क्या है बेटा, शब्दों का समूह है। दोनों ही क्या है, शब्दों के समूह है। दोनों में फर्क देखिए। यहां मैंने लिखा बेटा वाक्यांश, वाक्य का अंश। यहां मैंने लिखा उपवाक्य, क्या लिखा, उपवाक्य। वहां क्या लिखा मैंने, वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट इज अ फ्रेज। वो क्या होती है, फ्रेज होती है। और यहां मैंने लिखा उपवाक्य यानी सब सेंटेंस, यानी ये तो क्या है, एक तरह का सेंटेंस है। तो सेंटेंस और फ्रेज में समझिएगा। जैसे मैंने यहां लिखा इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इन द मॉर्निंग, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्यों नहीं है, The basic requirement of a sentence will be a verb
एंड दैट वर्ब विल बी अ फाइनाइट वर्ब, कि एक बेसिक सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इट ऑलवेज हैज अ फाइनाइट वर्ब, कि एक बेसिक सेंटेंस के अंदर हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होती है और फ्रेज के अंदर कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, यानी इस इन द मॉर्निंग के अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, जबकि क्लोज ऑलवेज हैज अ फाइनाइट वर्ब, इसके अंदर बेटा हमेशा क्या होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब का मतलब जिस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अप्लाई होता हो, जिस पर टेंस अप्लाई होता हो। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट आगे वर्ब के पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। अभी क्या ध्यान में रखना है कि ये फ्रेज जो है उसके अंदर कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी और क्लोज जो है उसके अंदर हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे मैं कहूं इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, यू विल गेट अ सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। तो ये बेटा क्या है, फाइनाइट वर्ब है इसके अंदर, ये ध्यान में रखना। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। जबकि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन स्कूल, इन कॉलेज, ये सारे क्या है बेटा, फ्रेजेज है, वाक्यांश है, इनके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती। तो डेवलपमेंट समझ में आया। अभी हम रिटर्न की बात कर रहे हैं। साउंड का डेवलपमेंट जो है फोनेटिक वाले टाइम करेंगे कि साउंड का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था। ये डेवलपमेंट किसका चल रहा है, ये डेवलपमेंट चल रहा है रिटन फॉर्म का। साउंड की जो फॉर्म है उनका अलग से डिस्कशन करेंगे। ये डेवलपमेंट किसका है, ये डेवलपमेंट है रिटन फॉर्म का है, न कि साउंड का है। भाई क्या किया हमने कहा कि भाई लैंग्वेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, या तो ऑरल पार्ट हो सकता है या क्या हो सकता है, रिटन पार्ट हो सकता है। कि भाई अगर लैंग्वेज की मैं बात करूं, भाषा जो है वो या तो क्या हो सकती है, ऑरल कम्युनिकेशन का हो सकता है या रिटन हो सकता है। भाषा समझिएगा, ऑरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। ऑरल को हमने क्या किया, साउंड में डिवाइड किया कि दो तरह की साउंड हो सकती है। 44 साउंड देखी थी, जिसमें से 20 साउंड्स क्या है, वोवल में भी क्या है 12 मोनोथॉन्ग्स और 8 क्या है डिफ्थॉन्ग्स है, और 24 क्या है कॉन्सोनेंट है। लेटर की बात करें 26 क्या है लेटर्स है। लेटर के बाद में, अच्छा लेटर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। 5 वॉवल्स, ध्यान रखिएगा 5 वॉवल लेटर है, रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट। लेटर तो कितने हैं 5 ही है वॉवल्स के अंदर, लेकिन वॉवल साउंड कितनी है 20 है, जिसमें से प्योर वॉवल मोनोथॉन्ग्स 12 और डिफ्थॉन्ग्स 8 है, ध्यान रखें। फिर क्या कहा कि सबसे छोटी यूनिट जो है दैट विल बी अ लेटर। फिर नेक्स्ट का ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल सेंस, कि ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जो कोई अर्थ देता हो, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, दैट विल बी अ वर्ड। वर्ड के बाद हमने क्या कहा, व्हाट कैन बी डिवाइडेड इन फ्रेजेस और इन क्लोजेस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी फ्रेज और अ क्लोज, कि वो एक फ्रेज भी हो सकता है और अ क्लोज भी हो सकता है। फिर डिफरेंस देखा था फ्रेज और क्लोज दोनों में क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये डाले थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो फ्रेज भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड जो है क्लोज भी हो सकता है। इसमें हमने क्या किया, फ्रेज का मतलब वाक्यांश, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट। इट नेवर हैज या इट डजंट हैव अ फाइनाइट वर्ब, कि फ्रेज के अंदर कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, जबकि क्लोज के अंदर ऑलवेज हैज अ फाइनाइट वर्ब। क्लोज के अंदर हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होगी। यानी सबसे छोटी यूनिट मैंने लेटर से स्टार्ट किया, लेटर के बाद वर्ड आए, वर्ड के बाद फ्रेजेस आए, फ्रेजेस के बाद क्लोजेस आए। अब अगला जो हमारा काम है, हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। समझिएगा हमने क्या कहा कि हम इन वर्ड्स को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इन वर्ड्स को डिवाइड करूं तो ये बेटा डिवाइड होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये किसी भी भाषा का आधार है, बेस है, फंडामेंटल्स है, कि अगर कोई भी भाषा सीखनी है तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्लियर होने जरूरी है। कि कोई भी भाषा जो है उसके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, यानी किसी भी तरह का कोई भी वर्ड है वो क्या होगा,
इन्हीं 8 में से कोई एक होगा। तो देखिएगा वो कौन कौन से वर्ड है। पहले वर्ड का हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज नाउन। एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हुआ चलता हूं, फिर आगे पूरा कवर करेंगे कि नाउन क्या होता है। क्या होता है नाउन? हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। संस्कृत में क्या कहता है ये मुझे थोड़ा पता नहीं है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश पढ़ी हुई है। तो नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, यानी नाउन किसे कहते हैं। देखिए बेसिक से हम बचपन से एक ही डेफिनेशन पढ़ते आते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हिंदी मीडियम में कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फाइन, इट्स ओके। चलिए देखिए, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, राम इज अ नाउन, प्लेस जयपुर इज अ नाउन, थिंग बुक इज अ नाउन। यहां तक तो ठीक है कि भाई पर्सन है, दैट इज अ नाउन, प्लेस का नाम है, दैट इज अ नाउन, किसी थिंग का नाम है, दैट इज अ नाउन। फिर बेटा ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एडजेक्टिव, क्वालिटी विशेषण और नाउन संज्ञा। ऑनेस्टी क्या है? किसी पर्सन का नाम तो नहीं है, किसी जगह का नाम भी नहीं है, ना ही किसी चीज का नाम है। तो ईमानदारी क्या है? क्या ये नाउन है या नहीं है? बिल्कुल, ये भी क्या एक नाउन है। ये किसको नाम दिया हमने? ये हमने नाम दिया था ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार क्या है? क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। हमने एडजेक्टिव को भी नाम दे दिया, वो भी किस में कन्वर्ट हुआ? नाउन में। अच्छा, अगर मैं कहूं लाफ, हंसना, हमने इसे भी नाम दे दिया, ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बेटा? लाफ्टर, हंसी, ये भी क्या हुआ? नाउन में कन्वर्ट हो गया। इल कंडीशन है, हमने इसको भी नाम दे दिया, इलनेस बीमारी, अवस्था, ये भी क्या हो गए? नाउन में कन्वर्ट हो गई। चाहे बेटा वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कंडीशन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एक्शन हो, किसी भी चीज को कैसे भी, कोई भी, कभी भी, कहां भी नाम दिया जा सकता है, दैट विल बी अ नाउन। किसी भी चीज को आप कैसे भी, कोई भी नाम दे सकते हो। यानी यह क्या समझना है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें अवेलेबल है जिन्हें नाम दिया जा सकता है, दैट विल बी अ नाउन। वो हमेशा क्या होंगे? नाउन होंगे। तो समझिएगा डेफिनेशन, नाउन वर्ड जो है बेटा वो अडॉप्ट किया गया है। जैसे हमने कहा था कि इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है? लैटिन स्क्रिप्ट है। नाउन जो है वो अडॉप्टेड है कहां से? नोमेन से। एक लैटिन वर्ड है नोमेन, वहां से आपका नाउन वर्ड जो है वो अडॉप्टेड है। और इस नोमेन का लिटरेरी मीन क्या होता है? नेम। यानी अगर नोमेन का मतलब नेम है, यानी ऑल इन ऑल वी कैन से नाउन इक्वल्स टू नेम। नाउन का सिमिलर क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा का सिमिलर नाम, नाउन का सिमिलर नेम। यानी नाउन इक्वल्स टू नेम। या मैं क्या कहूं? अ नेमिंग वर्ड। क्या कहा हमने? अ नेमिंग वर्ड। ऐसा कोई भी वर्ड जिसे किसी भी तरीके से कोई भी नाम दिया जा सकता है, वो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे? नाउन होंगे। तो द वर्ड नाउन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड nomen, that means name. All in all we can say noun equals to name, or we can say noun is a naming word। कि noun क्या होता है? एक naming word होता है। और क्लियर करूं जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, noun is a name of place, जगह का नाम, thing, चीज का नाम, person, व्यक्ति का नाम, quality, किसी क्वालिटी का नाम, कंडीशन, किसी अवस्था का नाम, एक्शन, किसी वर्ब का नाम। यहां पे भी मैं लिख रहा हूं एक्सेप्ट्रा, इससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी ऑल इन ऑल क्या समझना है कि नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को कैसे भी, कोई भी नाम दिया जा सकता है। वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या होंगे? नाउन होंगे। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है कि नाउन इक्वल्स टू नेम। नाउन का मतलब है नाम। किसी भी चीज को कैसे भी, कोई भी नाम दिया जा सकता है। वो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे बेटा? नाउन होंगे। यानी नाउन मतलब से पर्सन, प्लेस या थिंग नहीं होता है। अच्छा, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसमें सबसे बेसिक जो चीज होती है वो होती है उस टॉपिक की डेफिनेशन, परिभाषा। डेफिनेशन से बाहर कभी भी टॉपिक नहीं जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। और बिना डेफिनेशन के कोई भी टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। कि कोई भी आपका टॉपिक है
उसे क्या कोशिश करें कि एक डेफिनेशन के अंदर समेटने की कोशिश करें, ऐसी परिभाषा बनाएं कि उससे बाहर वो वर्ड या वो टॉपिक जो है नहीं जाना चाहिए। यानी अब मैंने अगर कह दिया अ नेमिंग वर्ड, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नाउन को इससे बाहर निकाल सके। सारा नाउन जो है इन 3 वर्ड्स के अंदर लिमिटेड है, दैट इज अ नेमिंग वर्ड। कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसे कैसे भी कोई भी नाम दिया जा सकता है, क्योंकि आप पर्सन प्लेस थिंक करते तो चीजें बाहर जा रही थी भाई, क्वालिटी जा रही थी, एक्शन जा रहा था, कंडीशन जा रहा था। यहां पे भी मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्ट्रा, इसके अलावा भी हो सकता है। तो एक नाउन के डेफिनेशन के लिए सिंगल लाइन क्या याद रखनी है, अ नेमिंग वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जिसे किसी भी तरीके से कोई भी कैसा भी नाम दिया जा सकता है, दैट इज अ नाउन। तो ये हमने आज डिस्कस किया नाउन के बारे में। आने वाली क्लासेस के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।